Welcome to our YouTube channel दोस्तों. This is spiritual and motivational podcast with one and only our Mangesh Nayak sir. He is a great influencer, Ambedkarit influencer. So stay tuned till the end. You will definitely earn some knowledge and motivation with this video. Thank you. So welcome to our show, one and only Mangesh Nayak sir. Thanks, Mayank. Sir, how you are feeling today? I am so happy. So I am very excited for this podcast with one and very famous influencer with 100k followers. Sir, how you are feeling? I am so happy and thank you so much, Mayank. That's my pleasure. Okay, sir. First we will start with your journey. So सर मुझे ये बताइए कि बचपन में या आपकी लाइफ में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपने इस इन्फ्लुएंसर जर्नी में आने का सोचा, और आपके हार्डवर्क के बारे में बताइए. छोटे एज से अभी तक का आपका सफ़र मुझे बहुत अच्छे से बताइए, या डिटेल में बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा या आपने इंस्टा पे पोस्ट करना सोचा, क्योंकि 100k फॉलोअर कम नहीं होते. तो प्लीज़ आपकी जर्नी बताइए. ज़रूर. मैं जब 6 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी का देहांत होने के बाद वो तहसील में जॉब पर थे. तहसील में जॉब होने के बाद मेरी जो पिताजी की माताजी है, मेरी दादी, वो कहती थी कि मेरे बेटे की जॉब मेरे छोटे बेटे को चाहिए. मेरी माताजी ना कहती थी. मेरे माताजी को तीसरे दिन पर, जब मेरे पिताजी का तीसरा दिन चालू था, मेरे घर वालों ने मेरे माँ को बहुत मारा. उस वक्त हम छोटे थे तो माँ, कोई आधार नहीं था माँ का, तो माँ ने अपना मंगलसूत्र सोनार के पास गिरवी रखा और हमें मामा के घर लेके आई. अब मामा के घर जाने के बाद ऐसा लगता था कि अब मामा कुछ खाने को देंगे या अपनी देखभाल करेंगे, लेकिन मामा के गांव जाने के बाद पूरा उल्टा हो गया. मामा ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया. यानी आपकी फैमिली ने तो निकाला ही निकाला, पर मामा ने भी आपको आपके घर से निकाला. जी. जबकि आपके पापा की डेथ हो गई थी, ये उनको पता था. और वो तीसरा ही दिन चालू था, और यानी 13वीं का दिन जैसे बोलते हैं अपने इसमें. हाँ जी सर. तो फिर हम गांव के बाहर रहे. हाँ. मेरे माँ ने एक कुटिया बनाई. अच्छा. वहाँ पर हम रह रहे थे. हाँ. मेरे 4 साल ऐसे घूमने में चले गए. अच्छा. खेत में दोस्तों हाँ. के साथ. यानी आप स्कूल नहीं जाते थे? मैं स्कूल नहीं जाता अच्छा. था. आपने किस एज में स्कूल जाना स्टार्ट किया? जब मैं 10 साल का था. हाँ. शायद आप सरप्राइज हो गए. हाँ, लेकिन मेरी 10 साल की उम्र थी तब मैंने पहली कक्षा में नाम जो रखा. आपके क्लास के जो बच्चे थे वो आपसे छोटे थे जी. और आप बहुत बड़े थे उनके. मुझे शर्म आती थी उनके साथ पढ़ते हुए, क्योंकि कोई 6 साल का, कोई 7 साल का था. अच्छा. यानी आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में था ही जी, नहीं था. कुछ नहीं. तो फिर क्या हुआ जो आपने अभी इतना अर्न किया सक्सेस? अब आपको पता है कि माँ तो अपने, मतलब माँ को सब बातें पता चल जाती है. हाँ. एक दिन मेरे माताजी को पता चला कि मैं स्कूल में नहीं जाता. उस दिन मेरे माताजी ने मुझे बहुत मारा. फिर उस दिन मैंने भी खाना नहीं खाया और मेरे माताजी ने भी खाना नहीं खाया, लेकिन रात भर मैं रोता रहा. मैंने सोचा और मैंने फैसला किया था कि अगले दिन से मैं स्कूल जाऊंगा, और मैं अगले दिन से स्कूल जाने लगा. आप कभी भी अमरावती आओगे या मेरे गांव आओगे तो आपको पता चलेगा, पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक मैंने पूरे स्कूल में पहला नंबर लाया, मतलब हासिल किया है. अगर मेरी माताजी उस वक्त मुझे नहीं मारते तो शायद मैं स्कूल नहीं जाता, ना पढ़ाई में मेरे अच्छे अंक आते. फिर मैं 9वीं क्लास में गया. 9वीं क्लास में जाने के बाद स्कॉलरशिप के जो एग्ज़ाम थे उसमें 4 जिलों से मेरा पहला नंबर आया था, और उस जो मुझे स्कॉलरशिप मिली, उस स्कॉलरशिप से मैंने 2 बहनों की शादी की. हमारी कुटिया थी. आपने आपके स्कॉलरशिप के पैसों से बहनों की शादी कराई? मेरे मतलब मेरे बहनों में बहुत दिल है. एक सगी बहन है. अच्छा. और एक गोद ली हुई बहन है, लेकिन दोनों भी बहन समान थी मेरे लिए. समान है. हमारी कुटिया थी, और कुटिया होने के बाद जब हम सुबह स्कूल में जाते थे तो माताजी सुबह खेत को जाती थी, खेत में काम करने के लिए. मैंने 10 साल तक सुबह का पहला खाना कभी नहीं खाया. 10 साल तक सुबह का खाना नहीं खाया? नहीं, कभी नहीं. हमने तीनों भाई बहन है. हमने 10 साल तक, मतलब 5वीं कक्षा से लेकर, मतलब पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हमने सुबह का खाना कभी नहीं खाया. क्योंकि हमारे घर को जो कुटिया थी उसको दरवाजा था, और वो दरवाज़ा हर दिन
जो कुत्ता था वो कुत्ता वो दरवाजा अच्छा। तोड़ के अंदर जाता था, और खाना माँ जो खाना बनाती थी वो खाता था। अच्छा। दोपहर को 2 बजे हमारी छुट्टी होती थी और हम जब भी घर आते थे तो वो कुत्ता पूरा खाना खा लेता था। हमें 10 साल तक खाने को कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो अभी मुझे थोड़ा आगे से बताइए, यानी ये आपने अपनी बहनों की शादी कराई उसके बाद से? बहनों की शादी की और बहनों की शादी करने के बाद जब मैं 10वीं कक्षा में गया तो 10वीं कक्षा में जाने के बाद मेरे को डबल टाइफाइड हो गया। बाप रे। और टाइफाइड होने के बाद ये जो अपना ब्रेन है ब्रेन। यहाँ पर मुझे जो अपने कीटाणु होते जंतु होते वो जर्म्स। गिर गए थे। हाँ, अच्छा, जम्स हो गए थे। जेम्स हो गए थे। और जेम्स होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप इस लड़के को, ये आपका लड़का 1 महीना जिंदा रहेगा, इसके बाद इसकी हम गारंटी नहीं लेते। और मैं स्कूल में होशियार था हाँ। तो मेरे जो टीचर्स थे हाँ। वो टीचर लोग घर आने लगे थे कि मंगेश की डेड बॉडी लाई क्या, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि मैं मरने वाला हूँ। यानी लोग पहले से ही सोच के रखे थे। हाँ, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी अस्पताल में। मैं 3 महीने सरकारी दवाखाने में यानी एडमिट था। आप ऐसा बोलना सही होगा कि आप लास्ट स्टेज में थे। जी जी, लास्ट आपके लाइफ के। और कोई मतलब 1% ये नहीं था कि मैं चांसेस नहीं था कि मैं ऊपर से आपके फैमिली में कोई आपके साथ नहीं था सिवाय आपके मदर के। जी जी जी, बस आपकी मदर आपके साथ थी, हाँ। बाकी कोई फैमिली का कोई बाकी नहीं। कोई मेरे साथ नहीं था। अच्छा, हाँ, आगे? फिर माताजी ने हार नहीं मानी। माँ पूरी दुनिया को जीत सकती है ये माँ ने उस वो वक्त साबित दिखाया। किया आपके मम्मी ने। माँ ने मुझे बचाया। जो डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, 10वीं कक्षा में बचा। और तो मैं सर ऐसा क्या हुआ कि आप बच गए? यानी क्या आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिला या आपके मम्मी ने कुछ किया कि आप मेरे बच गए? मेरे माताजी ने आयुर्वेदिक जो औषध होती है हाँ। वो औषध यहाँ पर लगाई थी। अच्छा। उस औषध से वो जो कीटाणु है वो मर वो गए। अंदर ही मर गए थे। अच्छा। और डॉक्टर कहते थे कि ये मतिमंद होगा। यानी रिटायर्ड जी जी, माइंडली। माइंडली। हाँ। और ना इसका ब्रेन डेवलप होगा और ना ये स्कूल में अच्छे मार्क कमाएगा, ये डॉक्टर का कहना था उस वक्त का। यानी ऐसा बोलना है कि आपकी माँ ने आपको पुनर्जन्म दिया है। जी जी, मेरे माताजी ने मुझे दोबारा पुनर्जन्म दिया। हाँ। फिर मैं स्कूल से घर आया। हाँ। और मेरे पास सिर्फ 1 महीना था किसके लिए? 10वीं के एग्जाम पास एग्जाम करने के के। लिए, बोर्ड एग्जाम के बोर्ड लिए? एग्जाम Only 1 month? 1 मंथ। जी। अभी 9वीं कक्षा तक अच्छे मार्क्स कमाए और मेरे जो टीचर्स है उनको लगता था कि मैं 10वीं में 85% कमाऊंगा। हाँ। लेकिन बीमार होने के बाद सभी की आशा मतलब पानी फेर गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कि अगर मेरे पास 30 दिन है फिर भी मैं ये 30 दिनों में 10वीं पास भी करूंगा और अच्छे अंक हासिल करूंगा। मैंने 2010 में मतलब जब मैं 10वीं में था मैंने 15 घंटे पढ़ाई की। यानी आपने उस 1 मंथ की पीरियड में 15 घंटे पढ़ाई की एक दिन में 10th के एग्जाम के लिए? जी। ताकि आपको 85 आए? जी। लेकिन 1 महीना था मेरे पास और तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने 15 घंटे पढ़ाई की और जब मैं बाथरूम को जाता था या गांव में घूमने को जाता था तो मैं वो जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करता था आंसर। रिवीजन करते थे आप? जी। चलते चलते? चलते चलते तो लोग मुझे कहते थे कि ये पागल हो पागल हो गया। गया। लोगों ने बहुत नाम रखे 10वीं में। अच्छा, तो आपको 10th में कितने परसेंट आए? मुझे 63% मिले थे। अच्छा, फिर भी 1 मंथ में आपने 63% लिए? जी, या जी। तो 1 साल में 60 लेते हैं लोग। जी। तो आपने 1 मंथ, सिर्फ आपकी 1 मंथ की पढ़ाई थी? उसके पहले आपने 10th का कुछ नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं 1 मंथ में 63 लिया कम से कम मेरे 3-4 महीने अस्पताल में चले गए। उसमें से भी आप बीमार थे? जी। अच्छा, तो मुझे बताइए ये इंस्टाग्राम पे आने का कहाँ से सोचा? इंस्टाग्राम पर जब मैं मेरा दोस्त है अतुल रामटेके, इंजीनियर है, उसने वो मुझे सोशल वर्क में लेके आया। अच्छा। और मेरा एक दोस्त है हाँ। मयूरेश, हाँ। मयूर गुरसुंदर है, हाँ। तो उसने मुझे टिकटॉक ओपन कर दिया था। अच्छा। मतलब 3-4 साल पहले मैं टिकटॉक पर तो था। आप पहले उन्हें थैंक यू बोल दीजिए कि जी, थैंक यू सो मच। मयूर गुरसुंदर है, थैंक यू सो मच। और ईश्वर तायड़े दोनों है। 2 लोगों ने? हाँ। हाँ। तो ईश्वर तायड़े ने मेरा अकाउंट बनाया। अच्छा। पहला वीडियो ईश्वर तायड़े ने अपलोड किया यानी मेरा। उन्होंने आपका अकाउंट बनाया, उन्होंने आपकी हेल्प की? जी।
अच्छा और वो पहला ही वीडियो पूरे भारत देश में वायरल वायरल हो गया टिकटॉक पर। और अच्छा क्या टॉपिक था वो? मैं स्पीच देता हूँ। अच्छा, आप अम्बेडकर थॉट्स पे स्पीच जी, दे। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, आपने तो बता दिया कि आपके सक्सेस के पीछे जो दो आपके दोस्तों का हाथ था। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपने बुद्धिज्म और बाबा साहब के जो मेन टॉपिक आपका तो वही दिखता है हमें जी, इंस्टा जी। पे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे बुद्धिज्म स्प्रेड करना है या अम्बेडकरी थॉट स्प्रेड करना है, ऐसा क्यों लगा आपको और क्या कारण था इसका? इसका कारण ये था कि जब मैं बचपन में 14 अप्रैल को गांव में जाता था भाषण देने के, स्पीच देने के लिए, तो मुझे कपड़े नहीं मिले क्योंकि घर वाले पैसे नहीं कमाते थे। जो फटे हुए कपड़े, वो कपड़े लेकर मैं स्टेज पर जाता था और स्पीच देता था। मेरे पैरों में फटी हुई चप्पल थी, कभी कभी तो चप्पल भी पहनने को नहीं मिलती थी। तो समाज का जो बर्ताव है, वो बर्ताव देखने के बाद और समाज में रहने के बाद मुझे एक बात पता चली कि आज भी हमारे जो यंग जनरेशन है उनको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। यहाँ पर मैं हमेशा एक बात अपने स्पीच में कहता हूँ कि जॉइन द क्रिएट फॉर समथिंग न्यू, जॉइन द क्रिएट फॉर समथिंग न्यू एंड मेक द ट्रूथ वे, मेक द ट्रूथ वे बाय ऑल ऑफ वर्ल्ड, बाय ऑल ऑफ वर्ल्ड। हमारा जो बुद्ध धम्म है वो दुनिया में है, 156 देशों में फैला हुआ है। और उसी बुद्ध धम्म को हम जब तक अपने हैबिट से, अपने बर्ताव से आगे के समाज के सामने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक वो बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। क्या आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ बुद्धिज्म ही ऐसा रिलीजन है जो इंडिया के साथ साथ बाहर वाले देशों में भी फैला है? क्या आप ये मानते हैं? जी, जी। मैं भी ये सोचता रहता हूँ कि इंडिया में इतने रिलीजन है पर उसमें से सिर्फ बुद्धिज्म ही है जो बाकी देशों में भी फैला है। तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की एक बात मैं आपको बताता हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते कि अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित हुआ। और स्वयं प्रकाशित होने के बाद मैं आपको जो धम्म की राह बता रहा हूँ, उस धम्म की राह को आप अपने बुद्धि के तर्क पर घासिए, उसे सर्च कीजिए, तर्क लगाइए। अगर आपको बुद्ध धम्म अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। इतना फ्रीडम, सोचने की भी इतनी स्वतंत्रता थी अपने धर्म में कि अगर आपको सत्य लग रहा है तो ये आप मानिए। जी जी, ऐसा बुद्ध ने कहा था। और मैंने ऐसा भी सुना है कि भगवान बुद्ध जी ने ऐसा भी कहा था कि मेरी बातों पर भी विश्वास मत करो जब तक तुम वो खुद से ट्राई ना करो और उससे तुम्हारे लाइफ में जब तक इफेक्ट नहीं आता तब तक तुम उस चीज को मानो मत। क्या ये चीज बात सही है? ये भी सही है। और दूसरी सेकंड बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने जो इक्वेलिटी क्रिएट की है, जो समानता है, स्त्री और पुरुष समानता है, वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने 2500 साल पहले क्रिएट की थी। तो यानी ऐसा बोला जा सकता है कि बाबा साहेब ने गौतम बुद्ध की थॉट प्रोसेस अपने अंदर लाई। जी जी, जिसके कारण आज अपन लोगों का और बाकी लोगों का डेवलपमेंट हो सका। जी जी, क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का जो धम्म है, उस धम्म में लेडीज भी भिक्खुनी थी। उनकी मतलब सिद्धार्थ गौतम इनकी जो मासी थे, वो भी भिक्खुनी थे। हाँ, महाप्रजापति गौतमी, वो भिक्खुनी बन गए। पहले भिक्खुनी शायद वही बने थे ना? जी। और उनकी सिद्धार्थ गौतम, उनकी वाइफ माँ यशोधरा। तो ये हमें 2500 साल से पहले पता चल गया कि ये स्त्री पुरुष समानता है। उसके बाद पूरे आप जितने भी जो धर्म है, अगर आप उनकी स्टडी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं असमानता दिखेंगी, इक्वलिटी नहीं। और आप अगर बुद्ध विहार जाते हो, रविवार को आप अगर बुद्ध विहार जाते हो तो आप पर कोई प्रेशर नहीं कि आप साथ में मेणबत्ती लेके जाओ, या अगरबत्ती लेके जाओ या हार लेके जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा बोला जाए तो भी सही है कि बुद्धिज्म ये सब इस पे डिपेंड करता है। जी जी, ना कि इस पे या इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। बुद्धिज्म एक टाइप का एजुकेशन हो गया है ना? ऐसा ही बोला जा सकता है ना? ठीक है, तो अभी मुझे ये बताइए, वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम फिर जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किए, तो फिर वो प्रोसेस बताइए कि कैसे आपके धीरे धीरे आपकी जो स्टेज है वो इंक्रीज कैसे होते गई। मैं बताता हूँ आपको। जब मैं टिकटॉक पर गया तो मेरा पहला ही वीडियो वायरल हो गया। और उस वीडियो में अगर आप मेरे कपड़े देखोगे तो उस वीडियो के कपड़े, उस वीडियो का मंगेश नाइक और अभी का मंगेश नाइक, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, डिफरेंस है दोनों में बहुत। तो मैं सिर्फ 5 महीने टिकटॉक पर था। फिर तो टिकटॉक बंद हो गया, मोदी साहब जी ने बंद कर दिया। और 5 महीने टिकटॉक पर होने के बाद
5 महीने में मेरे 1.5 लाख फॉलोअर हो गए थे इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर। टिकटॉक पर 1.5 लाख फॉलोअर थे, 50 लाख मेरे लाइक्स थे। पूरे भारत देश में नहीं, अमेरिका में मेरे दोस्त थे, वो मुझे मिलने आ रहे थे। और जो जिस कारण आप टिकटॉक पे फेमस हुए थे, हाँ। उसका टॉपिक भी बाबा साहेब और बुद्धिज्म ही था क्या? हाँ, बुद्धिज्म था। और सबसे अच्छी बात लोगों को ये लगती थी कि मैंने कभी किसी धर्म की बुराई नहीं की, मैंने किसी धर्म को नाम नहीं रखा, मैं सभी जाति धर्म के लोग मेरे दोस्त थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टिकटॉक पर मेरी इतनी बड़ी आईडी होने के बाद, समाज कहते हैं बड़ी आईडी है, अब मैं तो कुछ छोटा बड़ा नहीं, लेकिन 1.5 लाख फॉलोअर होने के बाद मुझे एक दिन में 300 350 लोग कंटिन्यू मैसेज करते थे, मैं सभी के रिप्लाई देता था। मतलब टिकटॉक पर भी मैंने सभी के रिप्लाई दिए, और मैं आज भी इंस्टाग्राम पर सभी लोगों के मैसेज की रिप्लाई देता हूँ। अच्छा, अभी सर मुझे ये बताइए कि जब टिकटॉक बंद हो गया तो आपने फिर इंस्टा पे फर्स्ट वीडियो कब डाला? टिकटॉक बंद होने के बाद अभी 1.5 साल हो गया, मैंने अभी इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। अच्छा, तो फिर इंस्टा की जर्नी थोड़ी शेयर कीजिए हमारे साथ। इंस्टा की जर्नी शेयर करता हूँ। जब टिकटॉक बंद हो गया तो मेरा किसी बात में दिल नहीं लगता था, क्योंकि एक अटैचमेंट हो गया था। और वो बंद होने के बाद फिर मैं खेती का काम करने लगा, अपना एजुकेशन कंप्लीट करने लगा। हम बुद्ध विहार में 10वीं बच्चों की, मतलब 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैं फ्री में ट्यूशन लेता था। अच्छा। और ट्यूशन लेने के बाद जब मैं इंस्टाग्राम पर आने की सोच रहा था तो मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि 2022 से लेकर 2023 तक, मतलब इस एक साल में मेरे परिवार के 10 लोग गुजर गए। मेरे भाई का ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हो गया और वही डेथ, वो डेथ हो गया। जो जिस मासी ने मेरे लिए खुद के बच्चे नहीं होने दिए, मासी की जब शादी हुई 1 महीने के बाद मासी ने ऑपरेशन कर दिया। बाप रे। उनको बच्चा नहीं होना चाहिए था, मतलब मेरे देखभाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए उन्होंने शादी के बाद ही तुरंत ऑपरेशन कर दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज भी मेरी मासी की, मेरी माँ की मुझे याद आती है। उस माँ का देहांत हो गया, वो मेरे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू में मैं अपने मासी को डेडिकेट करता हूँ। मेरे ज़िंदगी में आज मैं जो कुछ हूँ, ये जो मेरे अंदर कपड़े हैं, और आज मैं महाराष्ट्र के 29 जिलों में गया हूँ, उसकी एकमात्र अगर कोई सबसे ज़्यादा हकदार है तो वो मेरी मासी है, आदरणीय बौद्ध उपासिका नानीबाई कोकने। मेरे मासी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जी। वो तो एक परिवार के लोग गुजरने लगे। हाँ। और 10 परिवार के लोग गुजरने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि फिर जब अपने समाज पर अन्याय अत्याचार हुआ तो मेरा दोस्त, वही दोस्त ईश्वर तायड़े जिसने अकाउंट बनवा दे, टिकटॉक पे अकाउंट बनाया था। हाँ, हाँ। वही दोस्त मेरे पास आया। एक मेरा मयूर गुरसुंदर है जो मेरा भतीजा है, वो मेरे पास आया और कहने लगे कि काका आप तो बहुत अच्छा स्पीच देते हो, जैसे आपने टिकटॉक पर वीडियो बनाए वैसे आप वीडियो बनाए। तो उनकी वजह से फिर मैं टिकटॉक पर आया, फिर वही लोगों का प्यार मिला। बहुत से लोगों को 2 साल 3 साल 5 साल लगते 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट होने के लिए, मुझे 1.5 साल से भी कम वक्त लगा, 1 लाख फॉलोअर हो गए और आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे आप बाबा साहेब और बुद्धिज्म पे या अपने आम्बेडकरिक थॉट्स पे वीडियो बनाते हैं, तो आई थिंक आपने बुक्स भी पढ़ी होंगी बाबा साहेब की। तो आपने जब बुक्स पढ़े उसके बाद कुछ आपके पर्सनालिटी डेवलप हुई कि आपकी मेंटेलिटी डेवलप हुई बाबा साहेब की बुक्स पढ़ के? कुछ थॉट प्रोसेस में चेंज आया आपके? जी जी। पहले मैं जब मुझे कोई प्रोग्राम के लिए बुलाता था तो मैं वैसे ही चला जाता था, लेकिन फिर जब भी मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको देखता हूँ और मैंने उनको जब पढ़ने की कोशिश की तो बाबा साहब जी का जो उनका पर्सनल डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट है, जो उनका खुद का है। हाँ। तो अपन तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके पैरों की भी धूल नहीं, उनकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। कितना भी अपन पूरे भारत देश में अगर काम करते फिर भी बाबा साहब जी बाबा साहब है। तो मैंने सोचा कि चलो अपन पहले अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट उसको चेंज करते। फिर मैंने कपड़े, अभी मेरे पास 15-16 कोट है, हर प्रोग्राम में मैं कोट ही पहन के जाता हूँ। तो बचपन में मुझे जो कपड़े नहीं मिले पहनने को, जो मैं फटे हुए कपड़े पहन के जाता था, मुझे एक समाज में मेरा एक्सपीरियंस है, आप अगर समाज में परिवर्तन करने के लिए जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, आपका नेचर कैसा है।
आपकी हैबिट्स क्या है, आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, आपके बोलने का तरीका क्या है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, जज करता है समाज आपको। समाज जज करता है, इसलिए बाबा साहब ने बोले थे कि अच्छे कपड़े पहनो। जी जी बाबा साहब को कोट पहनने का काफी शौक था। जी जी। हाँ। तो उनको देखने के बाद, वो तो अपने आदर्श है, मार्गदाता है, गुरु है, तो फिर उनकी राह पर चलने की कोशिश की। और फिर मैं कपड़े जैसे आपने भी बोला कि बाबा साहब अपने मार्गदाता है, हाँ तो उससे एक चीज आती है कि काफी लोग बाबा साहब को 14 अप्रैल तक सीमित रखते हैं और उन्हें मोक्षदाता बोलते हैं, पर सच्चाई ये है कि बाबा साहब जो है वो मार्गदाता है। तो क्या आपको लगता है ये बात सच है कि वो मोक्षदाता है या मार्गदाता है? नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर डेफिनेटली मार्गदाता है, हाँ। क्योंकि हमारा जो बुद्ध धम्म है, ना हम आस्तिक है और ना ही हम नास्तिक है, हम वास्तविक है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने हमें मध्यम मार्ग दिया, मध्यम मार्ग। और सबसे मैं आपके इस चैनल पर मैं 100% ये कहूँगा कि आप पूरी दुनिया में जितने भी मजहब है, धर्म है, वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए किताबें। बुद्ध धम्म में उपासक और उपासिका या आम इंसान, नागरिक को जितना फ्रीडम मिला है, उतना फ्रीडम आपको दूसरे धर्म में नहीं मिलेगा। और बुद्धिज्म में ज्यादातर मुझे जितना लगता है, बुद्धिज्म में थॉट का फ्रीडम बहुत ज्यादा है। जी, है ना? जी जी। जो हमारा भारतीय संविधान है, हाँ। उसकी कलम जो है 19, अभिव्यक्ति स्वतंत्र, हाँ। तो वही हम अपने थॉट्स रख सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। अच्छा जी सर, अब मुझे अब ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपने बाबा साहब की बुक्स पढ़े जिससे आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके थ्रू आप मुझे ये बताइए कि अभी अपनी जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं भी अभी न्यू जनरेशन का हूँ, उनके लिए कुछ चीज़ें बताइए। जैसे उन्हें रील स्टार बनना है या रियल स्टार बनना है, जैसा आपका ये डिस्क्रिप्शन है। जी जी, मैं बार बार उस बात को दोहराता रहता हूँ लाइव पर कि हमें रील स्टार नहीं बनना। हाँ। क्योंकि टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम तक हमने बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, जितने भी महापुरुष है, इन महापुरुषों पर हमने करोड़ों वीडियो बनाए। लेकिन जो परिवर्तन चाहिए था यंग जनरेशन में या बहुजन समाज में, वो परिवर्तन हमें नहीं मिला। मतलब वीडियो निकालने से परिवर्तन नहीं होगा, या डायलॉग बोलने से परिवर्तन नहीं होगा, वो थॉट प्रोसेस चेंज करना जी होगा। आपको उसके पहले आपको ग्राउंड लेवल पर आना होगा, आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर आकर सोशल वर्क करना होगा। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे समाज के भाई और बहनों के साथ बात करनी होगी, उनके थॉट्स जानने होंगे, तभी समाज में परिवर्तन होगा जी। और उसके लिए क्या होता है कि हम जो बुद्ध विहार जाते हैं रविवार को हम बुद्ध वंदना तो बुद्ध विहार में करती है, लेकिन आप बुद्ध विहार में बैठोगे, मैं बुद्ध विहार में बैठूंगा और 10 लोग बुद्ध विहार में आएंगे, तो ये जो हमारे जो आपसी वाद है ये सॉल्व हो जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे तो तीसरा जो आदमी है, हमारे दोनों के दुश्मनी का या हम जो बात नहीं करते उसका वो फायदा उठाएगा गलत। हमारे बाबा साहब जी ने समानता, इक्वालिटी क्रिएट की, तो हम दो भाई है ना, एक धम्म में जन्मे हुए, तो हमें तो एक दूसरे के साथ रहना ही होगा। और ये जो समानता है या एकजुट है, एकता है, यूनिटी है, ये बुद्ध विहार में ही क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा सर, अब मुझे इतना ये बताइए, जैसे आप मेरे से बहुत बड़े हैं और जितने मेरे जनरेशन के आप उनसे बहुत बड़े हैं, मुझे ये बताइए उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में, जो अपनी वो जो वर्स्ट लाइफ है उनकी, जो बर्बाद लाइफ है, उसे वो कैसे एक पीसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो अपने लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अपने लाइफ में बहुत बिलियनियर या मिलियनियर बने, हाँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ स्टेबल कैसे करे ताकि वो बहुत अच्छी लाइफ जी सके। नाइस क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आने के बाद मैं जिस टॉपिक पर बात करता हूँ वही क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। तो जो यंग जनरेशन है, देखिए, लोग आपसे हाथ तभी मिलाते हैं, लोग आपसे रिश्ता तभी बनाते हैं जब आपका गोल्डन टाइम चालू रहता है, यानी अच्छा टाइम जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो अच्छा टाइम आता है। लोग आपके वीडियो वायरल होने से उनको मतलब नहीं है, लोगों को आपके पैसों से मतलब नहीं है, लोगों को आपके अच्छे कपड़ों से मतलब नहीं है, आपका जो अच्छा टाइम है उससे मतलब है, उससे वो हाथ मिलाते हैं। अच्छा। तो अब हमारा अच्छा टाइम कब आएगा? जब हम 10th स्टैंडर्ड में, जब 10वीं में हम अच्छे मार्क कमाएंगे, तब 12वीं में हम अच्छे मार्क कमाएंगे, जब हम खुद स्टैंड होंगे,
खुद के पैरों पे खड़े होकर प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी बिजनेस करेंगे, तो ये करने के बाद ही लोग हमें महत्व देंगे। नहीं तो अगर हम ऐसे ही रहेंगे रील स्टार बन के, नहीं तो नहीं कोई फायदा वो नहीं, वो टाइम इज मोस्ट और अगर इम्पोर्टेंट। हम रील स्टार है भी तो उस पे सही नॉलेज जाना बहुत जरूरी जी है ना। जी जी और आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप रील स्टार मत बनिए, आप रियल स्टार बनिए। और समाज के नहीं बने तो भी चलेगा, महाराष्ट्र के लोगों के नहीं बनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, जिस पिताजी आपके लिए मेहनत करते, 100 रुपए की नई बनियान खरीदते नहीं, उनके जो बनियान है वो फटी हुई रहते, कितने छेद उनके है ना बच्चों के लिए। तो अपने माताजी और पिताजी के लिए रियल बनो, उनके लिए हीरो बनो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, वो छोड़े, कोई भी बहन हो, बहन तो शादी होने के बाद अपने परिवार में गुम हो जाती है ना, बिजी होती है। चाहे कोई भी दोस्त हो या लोग हो, वो तुम्हें कभी ना कभी छोड़ के जाएंगे, लेकिन माताजी और पिताजी ये दोनों ही ऐसे हैं, जब तक वो जिंदा है वो निस्वार्थ होकर हमारे साथ खड़े रहते हैं। सर मुझे जैसे अभी आपने बोला कि दोस्त लोग छोड़ के जाएंगे, हाँ। तो चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, जो आपकी कितना भी, पर सिर्फ माँ और जो बाप है या मदर फादर जिन्हें हम बोलते हैं, बस वही 2 पिलर्स है जो अपना सपोर्ट अपने से कभी नहीं लेते, कभी नहीं, जो हमेशा खड़े रहेंगे अपने लिए, चाहे कोई भी आपका दोस्त आपसे एक्सेप्ट करेगा कि मेरा दोस्त मुझे कुछ प्रेजेंट देगा या मुसीबत में मेरे काम आएगा, लेकिन आपके माताजी और पिताजी 100 रुपए की साड़ी भी आपसे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ देते, आप क्या पूरा जिंदगी दी है उन्होंने, पूरी जिंदगी वो देते हैं। अभी माँ का टॉपिक निकला तो मैं आपको मेरे पर्सनल लाइफ एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जब मैं महाराष्ट्र में, जब मैं जिलों में जाता हूँ और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो बहुत सी जो माताजी है वो मुझे गले लगाती है, अपना दुख बताती है, रोती है। बहुत से ऐसे नौजवान है जो अपने माताजी को मारते हैं 100 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, क्योंकि वो गलत रास्तों पर चले गए। तो वो जब माताजी को मारते हैं और वो बात जब मुझे पता चलती है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। और मेरे जिंदगी का एक रियल एग्जाम है, मैं जब 10वीं में था मेरे माताजी ने मुझे बचाया, और 2019 का उदाहरण है अभी कोरोना के टाइम का, कोरोना के पहले मेरे माताजी को यहाँ पर गले पर 4 गांठ आई थी कैंसर की। कैंसर की गांठ? जी, मेरे माताजी को 4। और वो गांठ आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मंगेश आपके माताजी का जो वेट है वो 24 हो गया था, सिर्फ 24 किलो वजन हुआ था मेरे माताजी का। पहले कितना था? पहले 48। ठीक ठाक था। हाँ, बहुत कम। 24 तो बहुत कम होता है। हाँ, पहले 48 था। हाँ, अभी 24 हो गए। और डॉक्टर कह रहे थे कि ये सिर्फ 1 महीना बचेंगी, 30 दिन तक है, आप इनको घर लेके जाओ। तो भी आपकी मम्मी है अभी? हाँ। अच्छा, आपके लिए भी डॉक्टर ने जो बोला था वो सच नहीं हुआ, और जो आपके मम्मी के लिए बोला वो भी सच नहीं हुआ। तो वो हो गया जब डॉक्टर ने मुझे कहा और मेरे माताजी को एहसास हो गया कि मैं अभी ये दुनिया छोड़ के जाने वाली हूँ, तो मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगे थे कि बेटा अभी मैं स्टेज पर नहीं रहूंगी, जब तू स्टेज पर स्पीच देगा, भाषण देगा, तब ताली बजाने के लिए मैं नहीं रहूंगी। अपने भाई का और बहन का ख्याल रखना। अच्छा, वो मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने बोला, तो जैसे अभी आपकी माताजी है, तो जैसे आप स्पीच देने जाते हैं, हाँ, या जैसे कोई इंटरव्यू हो गया, या आप समाज कार्य के लिए जाते हैं, तो ये बात अभी आपकी मम्मी को पता होगी, तो उन्हें कैसा फील होता है? वो जब भी मुझे स्टेज पर देखती है मेरी माँ रोने लगती है। हाँ। और एकदम सादी सिंपल माँ है, लेकिन कभी सोचा नहीं था माँ ने इतनी मुसीबत देखी बचपन से। हाँ। कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मेरा बेटा इतना आगे जाएगा। मैंने मई महीने में 10 तारीख को जब मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए, तो मैंने 28 जिलों के लोगों को बुलाया था और 200 लोगों का सत्कार किया था जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, आपने अपने घर पे बुलाया जी, था जी। उन्हें सब पे। तो आपकी मम्मी अभी काफी प्राउड फील है। तो आपका कहना है कि आप जो आज यहाँ बैठे, कोट सूट में बैठे हैं, आप अभी खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, आपकी जो कंडीशन है वो बाबा साहब के कारण है? जी, माई लाइफ, माई वे, माई ड्रीम्स, ओनली बाबा साहब जी। तो अभी आपका आगे का क्या प्रोसेस है, यानी आपकी फर्दर फ्यूचर की क्या प्रोसेस है आने वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ माताजी का। हाँ, और जब उनको 4 गांठ हुई थे, हाँ, और डॉक्टर कह रहे थे कि 1 महीना जाएंगे, और जब माँ रोने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि अभी चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपने माँ को बचाऊंगा।
क्योंकि वही मेरी उम्मीद है। माँ की वजह से मैं इतने आगे चला गया। क्योंकि अभी मम्मी आपके लिए, पापा तो नहीं थे, नहीं। रिलेटिव्स तो साथ नहीं दिए, और तो शादी फिर- भी नहीं की थी, और शादी इतने भी नहीं की थी, हाँ, मतलब तो सिर्फ जो आपका एक लास्ट वन पिल्लर बचा था लाइफ का, वो आपकी मदद वो थी। मेरी माता जी थे। हाँ, और आप फिर- उस पिल्लर को गिरने नहीं देना नहीं चाहते दिया। थे। मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 1 महीना रहेंगे। हाँ। मैंने जो हमारे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बाहर मैंने चूल्हे पर 1 महीना खाना बनाया अपने माता जी हॉस्पिटल के बाहर। जी। वरण, भात, चावल, दाल चावल और चपाती। 1 महीना मैंने मेरे माता जी का ख्याल रखा, उनको खाना खिलाया, उनको दवाई दी। और जो डॉक्टर कहते थे कि 1 महीना अपने माता जी गुजर जाएंगे। अच्छा, आप रहते कहाँ थे? हॉस्पिटल के बाहर ही रहते मैं थे? हॉस्पिटल के बाहर ही रहता था मेरे माँ के पास। और डॉक्टर कह रहे थे कि आप अपने माँ के पास मत रहिए। मत रहिए। लेकिन मैंने कहा कि चलो मुझे कुछ हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पूरी जिंदगी मेरे माता जी की। अच्छा, फिर आपने ऐसा क्या किया कि आपकी मदर ठीक हो गई? मैंने वो खाना दिया माता जी को। अच्छा, आपने प्रॉपर केयर की है हाँ, उनकी, वो जो टाइम टू टाइम मेडिसिन दी है? उनको जो वेजिटेबल हाँ, होता है vegetables, fruits। और जो अपना ये नारियल का पानी होता है, हाँ, जो बनाना होता है, तो उस वक्त मैंने बैच से पैसे लिए थे मम्मी को ठीक करने के लिए। जी। यानी आपने मम्मी को ठीक करने के लिए बैच से पैसा लिया था? जी, मैंने बैच से पैसे लिए थे। ये तो एकदम यूनिक स्टोरी हो गई है कि आपने, लोग शादी के लिए बैच से पैसा लेते, लोग बिजनेस के लिए बैच से पैसा लेते, आपने अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए बैच से पैसा लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब मुझे डॉक्टर ने बताया, तो मैं अमरावती से, मेरा गांव 20 किलोमीटर है, हाँ। मेरे पेट में अनाज नहीं था। उस वक्त मैं 20 किलोमीटर पैदल चल के गाँव गया था। सच में? जी, पैसे ये भी- रियल स्टोरी है? जी, मेरी रियल स्टोरी है। आप पैदल गए थे? जी। और जब आप लोगों के पास जाते हो पैसे मांगने के लिए, हाँ। तो लोग देखते कि ये पैसे वापस करेंगे कि नहीं। यानी वो पहले आपकी हैसियत देखेगा, कपड़े देखेगा ऊपर के कि ये देने वाला है या वापस नहीं। तो बहुत से लोगों ने ठुकराया, दिए नहीं। और उस वक्त मैंने माँ के लिए 5,000 रुपये लाए थे बैच से। शायद अगर वो अंकल नहीं होते तो आज मैं मतलब मेरी माँ जिंदा नहीं होती। और मैंने आप भी आज यहाँ नहीं होते। जी जी, डेफिनेटली। वो उन्होंने 5,000 रुपये दिए थे उस वक्त, इसीलिए वो अस्पताल दवाखाना कर पाया। और एक मौत के साथ जो मेरी माँ जंग लड़ रही थी, वो मेरे माता जी ने जीत ली। और मैंने डॉक्टर के जो लफ्ज़ थे वो मैंने गलत साबित कर दिए। ठीक है, तो सर अभी आपकी लाइफ स्टोरी तो जान ली हमने, अभी हम बुद्धिज्म और बाबा साहेब पे थोड़ी सी बात करते जी हैं। जी, जरूर। तो मुझे अभी आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि नई जनरेशन को रील स्टार नहीं रियल स्टार बनना है, तो मुझे कुछ चीज़ें बताइए, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए अपने लाइफ में? बुक्स पढ़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या क्या ऐसी प्रैक्टिसेस है जो उन्हें करना चाहिए लाइफ में? अभी समझ लीजिए आप अदर कास्ट के हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल आप अदर कास्ट के हैं और मैं बुद्धिस्ट हूँ। अब मैं बुद्धिस्ट होने के बाद अगर मैं कहूँगा आपको कि आप अंधश्रद्धा की तरफ मत जाइए, आप इस बात को मत मानिए, आप बुद्ध धम्म में आइए, तो अगर आप मेरे दोस्त हो और अगर आप बुद्ध धम्म को पढ़ना चाहोगे, जानना चाहोगे, तो पहले आप ये देखोगे कि मंगेश नाइक अगर बुद्धिस्ट है, क्या वो धम्म के अनुसार चलता है या नहीं? हाँ, ये बात तो है। क्या वो बुद्ध विहार में जाता है या नहीं? क्या वो वर्षवास में जाता है या नहीं? अगर जब मैं अपने बिहेवियर से, जब मैं पंचशील रिप्रेजेंट करूंगा अपने बुद्ध धम्म को, जब मैं अदर कास्ट के सामने, पंचशील जो आपके बिहेवियर में जब दिखेगा, जब आप लोगों की निंदा नहीं करेंगे, जब जी, आप जी। चोरी नहीं करेंगे, जब आप दारू नहीं पिएंगे, जो आपके बिहेवियर दिखेगा, ये पंचशील का ही पार्ट है ना। पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। जब आपके बिहेवियर में ये चीजें दिखेंगी तो आगे वाले को दिखेगा। और वो भी कहेंगे कि Attract चलो होगा। भाई कि ये लोग सच में धम्म की राह पर चलते और हैं। बुद्धिज्म में सच में रियलिटी है। जी। और अच्छा। वो सोचने, वो बुद्ध धम्म को और अपनाने की कोशिश करेंगे। अपनाना मतलब बुद्ध धम्म अपनाना मतलब पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि, मैं जानवरों की हत्या नहीं करूंगा। और ये अगर पंचशील आपको एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आप चाहे किसी भी मजहब के हो या धर्म के हो, ये तो सभी लोग। यानी आपका ऐसा कहना है कि बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए कोई कागज पत्र पेपर वर्क की गरज नहीं, नहीं। वो आपके अंदर में होना चाहिए। बुद्धिज्म ये फिजिकली अंदर आना चाहिए अपने। जी, जी। ये कोई पूजा पाठ करके या किसी को हार चढ़ाने से नहीं होगा। ये पूरी अंधश्रद्धा है, इससे आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्योंकि हमें जो आधुनिक बुद्ध धम्म है, हमें वो
डेवलप तभी होगा जब हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी आगे की क्या थॉट प्रोसेस है, अभी आपको आगे और क्या करना है? मुझे आगे ये आपके करना है, प्लान बताइए आगे। जी जी, मैं जब महाराष्ट्र के 29 जिलों में गया और जब मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत भाई बहन मैसेज करते कि भैया हमारे लिए कोई प्राइवेट जॉब देखो, हमें एजुकेशन में हेल्प करो। तो दो बातें दिखी मुझे कि बच्चों को, मतलब जो भाई बहन है उनको जॉब नहीं है, तो अच्छी एजुकेशन देने के बाद अभी हमने बहुत से बहनों की शादी भी करवाई, मतलब जो फंड आता है। हाँ, अब खुद के पैसों से, जो दोस्तों की टीम है, हम पैसों से, जो गरीब बहन है उनका एजुकेशन, शादी, कुछ किए ऐसे काम। तो पहले तो ये है कि हमें हमारे जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग बनानी है। बहुत से ऐसे नौजवान है जो आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही। अच्छा सर, जो रील स्टार से रियल स्टार बनने का ये जो कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपने अभी बोला हाँ। कि मैं समाज कार्य कर रहा हूँ, हाँ, तो रील स्टार को अगर रियल स्टार बनना है तो उसे ऐसे वर्क करना होगा जैसे आप कर रहे हैं अभी। जी जी जी, जो आप एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं लोगों को, जो आप लोग बहनों की शादी करा रहे हैं, जी या जी, जो भी आप हेल्प कर रहे हैं, अपने बहुत से इसलिए आपने लिखा है कि मैं रील स्टार नहीं हूँ, मैं रियल स्टार हूँ, जी, क्योंकि जी, आप मेरे अंदर भाई। कुछ और भी काम कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ इंस्टा पे वीडियो बनाना नहीं है। अभी मैं आपको एक, आपने वो टॉपिक चढ़ाया तो मैं बताता हूँ। जब रास्तों पर एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत से लोग एक्सीडेंट वालों के वीडियो निकालते हैं, वीडियो शूटिंग निकालते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर वीडियो शूटिंग न निकालते हुए अगर आप उस मरीज को, उस इंसान को अगर अस्पताल लेके जाते हो, किसी गाड़ी में बिठाते हो, तो उसकी जान बच जाती है। हाँ। लेकिन लोग ऐसे नहीं करते। जो रील स्टार है वो लोग उनकी वीडियो निकालेंगे और वो डालेंगे कि हमारे तरफ एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमने अभी तक, मैंने 42 लोगों के जो उनके एक्सीडेंट हो गया, हमने कभी किसी को अपने गाड़ी में, जो मेरा दोस्त है इंजीनियर अतुल रामटेक है, उनके गाड़ी में हम अस्पताल लेके गए, खुद के रिस्क पर उनकी जान बचाई। उनके घर वाले हमें पैसे दे रहे थे, लेकिन हमने कभी उनसे पैसे नहीं लिए, और मैंने कभी वो वीडियो भी नहीं डाले जो लोगों की जान बचाई, वो मैंने वीडियो नहीं डाले टिकटॉक पर। अच्छा, तो आप रियल काम कीजिए। और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर आपको रियल स्टार बनना है, आपने अगर अपने माताजी और पिताजी, अगर इनका अगर दिल जीत लिया तो आप रियल स्टार बन गए। अब ये दिल जीतने के लिए आपको रियल में लोगों की हेल्प करनी होगी। अच्छा चलो सर, जैसा भी ये रील स्टार और रियल स्टार का टॉपिक काफी फेमस हो रहा है अपन दोनों के बीच में, हाँ, तो माँ और पिताजी की सेवा करके हम रील से रियल स्टार बन सकते हैं। बन सकते हैं। बाबा साहेब को पढ़ने से हम रील से रियल स्टार बन सकते हैं। बुद्धिज्म से भी हम रील से रियल स्टार बन सकते हैं। डेफिनेटली बन सकते जी। आप मानते हैं? हाँ जी। क्योंकि अब आप समझ लीजिए, अगर मेरे माता जी का देहांत हो गया, अब माता जी का देहांत होने के बाद मैं बहुत रोऊंगा कि माँ आप मुझे छोड़ के चले गए। फिर मैं माता जी का तीसरा दिन मनाऊंगा, फिर मैं 13वीं मनाऊंगा। अगर मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं इन बातों में तो इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, ना 13वीं में ना तीसरे दिन में। लेकिन जो लोग 13वीं मनाते हैं या तीसरा दिन मनाते हैं, भारत देश के सभी बहुजन समाज के लोग, 90% इंडिया मनाता है। ओके, तो आप क्या करते हो, आप 13वीं पर लोगों को खाना खिलाते हो, और मेरे जैसे लोग 13वीं में आएंगे, आपको कहेंगे कि दाल में नमक कम है, सब्जी में तेल कम है, खाना अच्छा नहीं बना, ये लोग नाम रखेंगे। तो मैं नौजवान लोगों को यही कहूंगा जो रील बनाते हैं, आप जब तक आपके माताजी और पिताजी जिंदा है, आप उनको कभी रोने मत दो, कभी मत रुलाओ उनको। वो जाने के बाद उनके देहांत पर आपको रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो जब तक जिंदा है, अगर आपने उनको रोने नहीं दिया तो आपको रोने की जरूरत नहीं। जैसे अभी हम यंगस्टर्स है, अगर हमने हमारे मम्मी पापा को, जो हमारे पेरेंट्स है, उनको अगर हमने कंफर्ट दिया जब तक वो जिंदा है, तो हमें फिर बाद में पछताने की, रोने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। और जब भी आपको माताजी और पिताजी की याद आएंगे, तो आपके जो गुड वर्क है, जो आप अच्छा काम करते हो, उस काम में आपको आपके माताजी और पिताजी नजर आएंगे। अच्छा सर, अब मुझे आप ये बताइए, और दूसरी बात, आप लोगों को खाना खिलाते हैं 13वीं पर, लोग नाम रखते हैं। अगर माताजी और पिताजी जिंदा होने के बाद अगर आप उनको ही 2 निवाले खाना खिलाओगे,
हाँ, तो आपको लोगों को खाना खिलाने की जरूरत भी जरूरत नहीं, ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो लोग आपको नाम रखेंगे, लेकिन माताजी और पिताजी समाधानी हो गए। हाँ, और अगर माता पिता को अच्छा खाना नहीं मिल रहा हाँ। और खाना भी मिल गया है हाँ। तो वो कभी नाम नहीं रखेंगे। नहीं, वो ना कपड़ों से, ना घर बंगले से, ना 4 व्हीलर गाड़ी से, नहीं। किसी बात से आपको ये नहीं कहेंगे। माताजी और पिताजी को सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट। एक दिन में 24 हॉर्स होते हैं, 24 घंटे। हाँ। आप 23 घंटे 55 मिनट खुद के लिए जिए। 23 घंटे 55 मिनट खुद के लिए जियो, लेकिन जो 5 मिनट है, जो 300 सेकंड है, वो आप अपने माताजी और पिताजी को दो। वो क्या 5 मिनट में वो क्या चाहते हैं? उनका कहना यही है, पिताजी आपका खाना हो गया। बस इस एक सेंटेंस में आपके पिताजी खुश है, खुश हो जाएंगे। समाधानी है। माँ आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए? अगर इस 5 मिनट में आपने ये भी बातें अपने माताजी और पिताजी के साथ की, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। सर, अभी मुझे बाबा साहब के टॉपिक पे आते जी हैं फिर बोलिए से। ना। सर, जैसे अभी आप समाज कार्य कर रहे हैं और बुद्धिज्म वगैरह स्प्रेड कर रहे हैं, तो सर मुझे आप ये बताइए कि बुद्धिज्म और बाबा साहब की जो थॉट्स है उनको अभी आगे और लेके जाने की जरूरत है या लोगों तक पहुंच चुका है? नहीं, नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। तो आपका कहना है कि बहुत आगे जाना है हमें जी, और बाबा साहब के थॉट्स बहुत आगे लेके जाने हैं। क्योंकि बात ये हो गई कि हम जब लोगों को बुद्ध धम्म बताने के लिए जाते हैं, हम्म, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं हम्म, जो धम्म के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। मुझे, मेरी पर्सनल वो रिक्वेस्ट है, मुझे मयंक चाहिए बुद्ध धम्म बताने के लिए, मुझे रामेश्वर भाई चाहिए बुद्ध धम्म बताने के लिए, क्योंकि हमारे नौजवान जब दूसरे लोगों को बुद्ध धम्म बताएंगे तभी उस धम्म का प्रचार और प्रसार होगा। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे यंगस्टर्स को बहुत ज़रूरत है बुद्धिज्म और बाबा साहेब को समझने की, क्योंकि आज के यंगस्टर्स सिर्फ 14 अप्रैल तक सीमित है। तो आपका सही है ना? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें बुद्धिज्म में यंगस्टर्स को काफ़ी इन्वॉल्व करना चाहिए? या हम तो नहीं कर सकते, खींच के किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ऐसा क्या करना चाहिए? जैसा मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि यंगस्टर्स, और जो बाकी लोग, सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि सच में वो लोग बुद्धिज्म को आगे तक स्प्रेड करें? अब जब हम किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो एक ट्रेंड आता है, कोई सॉन्ग का, हाँ, या कल्चर का, हाँ, या कपड़ों का, तो ट्रेंड के अनुसार उसी ट्रेंड पर लोग चलते हैं, और वो ट्रेंड 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चालू रहता है। हमारे भी बच्चों का वैसा ही है, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 1 जनवरी ऐसे ही जाते हैं। लेकिन जब तक हमारे खुद के माताजी और पिताजी, हमारे अंकल जब बुद्ध विहार में जाएंगे नहीं, तब तक अपना भी ना यंग जनरेशन कन्वर्ट नहीं होगी। हम यंग जनरेशन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमसे जो बड़े लोग हैं, हाँ, अगर वही बरोबर बुद्धिज्म और आम्बेडकरिक थॉट को फॉलो नहीं करते तो छोटे बच्चों पे या हम जैसों पे कोई फर्क नहीं गिरेगा। क्योंकि हम जब छोटे थे तो जो हमारे समाज के लोग थे, उन्होंने जब प्रोग्राम मनाए तभी हमें वो प्रोग्राम के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके बारे में पता चला, हाँ। तभी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बारे में पता चला। और हमारे पिताजी जब बुद्ध विहार में, या समाज के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो जब प्रोग्राम करेंगे, तब मेरे दिल में सवाल आएगा कि मैंने अगर कभी लोकशाहीर साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे इनका फोटो अगर कभी मैंने देखा नहीं, उनके बारे में अगर मुझे पता नहीं, अगर 1 अगस्त को उनकी जयंती होती है, तो मेरे दिल में सवाल आएगा कि ये जो महापुरुष है ये कौन है, इन्होंने समाज के लिए क्या किया? और ये सवाल मैं अपने परिवार से करूंगा। ऐसे बहुत से महापुरुष है जो हमारे नौजवान को पता ही नहीं। अच्छा सर, जैसे ठीक बाहर की क्या बोले अपने महान लोगों के बारे में नहीं पता है, हाँ, पर अगर बेसिकली यंगस्टर्स ने अगर बुद्धिज्म और बाबा साहब के थॉट्स को भी जान लिया, तो आई थिंक वो बेसिकली सारे महामानव को जान सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण है वो वाला, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके गुरु राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले। हाँ। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले इनके लश्करी गुरु आदरणीय लवजी वस्ताद। आदरणीय लवजी वस्ताद इनके गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके गुरु संत तुकाराम महाराज, और संत तुकाराम महाराज के गुरु महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध। अच्छा, ये जो तथागत नाव है, हाँ, तथागत मीन बोले तैसा चाले त्याचे वंदावी पावले। तथागत संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगामध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्धांबद्दल भरपूर काही त्यांनी सांगितलं। त्यांचे गुरु होते
इथून म्हणजे सर्व जितने भी महापुरुष एक चैन है पूरी। जी एक चैन है। अच्छा, तो हमने एक चैन को भी पकड़ लिए तो हम कनेक्ट करके सारी जी, चैन जी। तक पहुंच सकते हैं। अगर हमने बाबा जो एकदम अनफर्ड नहीं, यानी जिसको बुद्धिज्म और बाबा साहब के बारे में कुछ पता नहीं, अगर उसने बाबा साहब की एक बुक भी खोल लिया हाँ तो वो उस बुक के कारण वो 10 बुक और पढ़ सकता है, यानी उसकी इच्छा जागृत होगी। क्या आपका कहना है ऐसा? जी। अब देखिए, हम बाबा साहब जी को जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब हमें कहते कि आप पढ़ो, शिक्षा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, एजुकेशन इज मोस्ट वैल्यूएबल बाय इन अवर लाइफ। जब हम पढ़ते हैं तो जब हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके जो गुरु है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले और क्रांति ज्योति सावित्री माता फूले, तो पढ़ाई में हमें दोनों भी महापुरुष पता चल जाएंगे। हाँ। जब हम जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनका जब हम सामना करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि संकटों का, जो मुसीबतों का सामना वो कैसा करना पड़ता है। और जब हम हमारे समाज के बारे में सोचेंगे तो फिर हम डेफिनेटली धम्म के पास आ जाएंगे, हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध और धम्म पता चल जाएगा। अच्छा, तो सर आप एक अभी छोटा सा एक मैसेज दीजिए हमारे यंगस्टर्स के लिए, मेरे लिए, हाँ। आपके बच्चों के लिए, सबके बच्चों के लिए, कि जैसा मैंने आपको पूछा कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे स्टेबल करनी है, तो कुछ पॉइंट्स बताइए, पैराग्राफ नहीं, पॉइंट्स बताइए। जी, मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। हाँ। देखिए, पहली बात, लोग हमें क्या कहेंगे, ये जो थॉट्स है ये दिमाग से निकाल दो। कुछ अगर भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी, लोगों ने मुझे मंग्या कहा, हाँ। लोगों ने मेरी इंसल्ट की, मैं भाषण देता तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके बच्चे मेरे से कुछ अमीर घर के थे और एजुकेटेड थे, फिर भी यहाँ तक नहीं आए। और उनको लगता है कि झोपड़ी में रहने वाला बच्चा पढ़ाई में पूरे आगे जा रहा है, कपड़े फटे हुए थे। मैंने लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा। अगर मैं लोगों के सामने लोगों के बारे में सोचता तो आज मैं वहां पर ही रह जाता, मैं आपके पास नहीं आता। तो पहला थॉट्स है, आप लोग क्या कहेंगे ये दिमाग से निकाल ये दो। पहला पॉइंट। हाँ। दूसरा पॉइंट, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, काफ़ी वैल्यूएबल टाइम दिया आपने, वीडियो काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ। थैंक फॉर दिस पॉडकास्ट सर। मुझे भी आपके सवाल बहुत अच्छे लगे और आप सच में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, थैंक यू, ब्रिलियंट भाई हो, और मैं यही आशा करता हूँ कि आपकी जर्नी ऐसे चालू रही है। हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और समाज में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। नाइस टू मीट यू एंड जय भीम। जय भीम।